जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा आपको आवाज़ आ रही है और स्लाइड शो हो रही है? वालेकुम सलाम। जी सर आ रही है। कम आ रही है, स्लाइड नजर आ रही है, स्लाइड शो हो रही है। आवाज़ कम आ रही है? यस सर। आपको भी कम ही आ रही है कि नहीं? नो सर, क्लियर है, ठीक है। यस सर, ओके सर। आज आपका क्विज भी है? नो सर। नो सर, कोई कुछ नहीं है। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। द टाइटल ऑफ द चैप्टर नंबर 3 वाज टू द इक्वेशंस ऑफ चेंज फॉर आइसोथर्मल सिस्टम्स। तो इसमें से थोड़ा सा कोई रिवाइज करेगा कि हमने इसमें क्या स्टडी किया था, क्या पढ़ा था? जी अली रजा। जी उमर, आप थोड़ा रिवाइज करेंगे कि हमने क्या चैप्टर 3 में स्टडी किया था? सर इसमें ना सबसे पहले हम तो चैप्टर नंबर 3 का इक्वेशन ऑफ चेंजेस फॉर आइसोथर्मल चेंजेस के क्या ये चैप्टर का नेम है। तो इसमें सर सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को देखा था, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा सा आपने बताया था कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मास बैलेंस इक्वेशन होती है और इक्वेशन ऑफ मोशन सर मोमेंटम बैलेंस होती है। तो इसके बाद सर वो ना फिर हमने एक क्यूब लेके उस पर सर सारा लगाया था, इक्वेशन ऑफ मोशन का लगाया था मोमेंटम बैलेंस, जिसके सर वो था बैलेंस आर रेट ऑफ मास इन माइनस रेट ऑफ मास आउट इज इक्वल टू अकमुलेशन और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास हो जाता है। और सर फिर इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन को फिर हमने वो ड्राइव किया था सारा। सर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए भी देखा था, फिर सर हमने देखा था एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द फ्लूइड देखी थी सर। फिर सर हमने यूनिट बैलेंस देखा था कि ये यूनिट हमारे कंसिस्टेंट हैं कि नहीं। और फिर सर आपने वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए थे सर 5 2B1 2B3 ऐसे करके सर 7 तक दिए थे। वो तो प्रॉब्लम तो दी थी ना हमने लास्ट लेक्चर में जो, और आज असाइनमेंट की आई थिंक लास्ट जो डेट है वो कब है आपकी असाइनमेंट नंबर? सर वेडनेसडे आपने कहा था, वेडनेसडे सर। वेडनेसडे है, चलो वेडनेसडे भी परसों इंशाल्लाह ताला आ जानी है। जी जी सर। जी बेटा। सर जो हमने आपको पहली असाइनमेंट जमा करवा दी हुई है सर, जो अब वाली जमा करवानी है वो उसमें हमने इंक्लूड करनी है सर, मतलब कि जो अब वाली सिर्फ वही वाली भेजनी है? जी एक्यूमुलेटेड कंबाइंड असाइनमेंट भेजनी है बेटा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा बेटा, आज नेक्स्ट हम लास्ट टाइम हमने जो है वो जैसे कि उमर ने भी बताया कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने डिराइव किया था। अब नेक्स्ट हमने फर्दर जो है वो प्रोसीड करना है कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव की थी, वी हैव टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ substantial derivative. This is a new concept, substantial derivative. Maybe you have studied in your math courses or I'm not sure. Anyhow, there are different types of derivatives. The first one is the partial time derivative and the second one is the total time derivative. These are the two derivatives which you are well aware of. You know what is the partial time derivative and you know what is the total time derivative. In order to understand what is the total time derivative, what is the partial time derivative, and the third term, the third derivative is the substantial time derivative. ये तीन तरह के बेटा डेरिवेटिव्स होते हैं।
इनमें से जो पार्शियल टाइम डेरिवेटिव है और टोटल टाइम डेरिवेटिव है वो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा, लेकिन जो सब्सटेंशियल टाइम डेरिवेटिव है इट मे बी अ न्यू टर्म फॉर यू। इन तीनों डेरिवेटिव्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी बुक में एग्जांपल एक लेता है जी कि फॉर एग्जांपल जी के एक बंदा जो है वो एक दरिया के ऊपर एक ब्रिज है और वो उस दरिया के ऊपर जो है वो ब्रिज के ऊपर खड़ा है और उस दरिया उस ब्रिज के ऊपर खड़ा होकर उसने क्या करना है जी कि मछलियों की जो कंसंट्रेशन है वो मेजर करनी है, फिश कंसंट्रेशन जो है वो मेजर करनी है दरिया के अंदर कितनी है। अब अगर हम फिश कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करें सी के साथ, तो अब वो जो सी है कंसंट्रेशन ऑफ फिश, यानी कि दरिया के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो फिश की कंसंट्रेशन है, अब वो फिश की कंसंट्रेशन जो है वो किन किन चीजों का, किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगी। वो फिश की कंसंट्रेशन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगी जी, आप बताएं। अजहर राशिद। हुसैन। सर वो डिमेंशंस और टाइम पे डिपेंड। वेरी गुड। सो दैट विल डिपेंड ऑन द डायमेंशंस एक्स वाई जी एंड एज वेल एज द टाइम। यानी कि अगर डायमेंशन चेंज हो जाएगा, कोई बंदा दरिया के एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलना शुरू हो जाए या दरिया में वाई एक्सिस के लॉन्ग चलना शुरू हो जाए, तो ऑब्वियसली उस फिश की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होती जाएगी। और इस तरह जेड एक्सिस में अगर चलना शुरू हो जाए, इसी तरह डायमेंशन के साथ भी चेंज होगी। और थर्ड होगा जी कि टाइम के साथ भी उसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी। तो अगर एक बंदा फिक्स्ड पोजीशन पे खड़ा हो जाए, फिक्स पोजीशन पे खड़ा हो जाए और टाइम के साथ जो है वो फिश की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करता जाए, तो हम उसको कहेंगे पार्शियल टाइम डेरिवेटिव। दैट इज पार्शियल सी और पार्शियल टी एक्स वाई जी विल बी द फिक्स। और अगर वो बंदा जो है वो दरिया में कभी दाएं तरफ जा रहा है, कभी जो है वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है, कभी बाएं तरफ जा रहा है, कभी डेप्थ में जा रहा है, कभी सरफेस में इर्द गिर्द मूव करके जो है वो और साथ साथ फिश की कंसंट्रेशन को मेजर करता जा रहा है, तो दैट इज द टोटल टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, ये तो दो डेफिनेशन है। अब है तीसरी डेफिनेशन जो कि सब्सटेंशियल टाइम डेरिवेटिव। व्हाट इज द सब्सटेंशियल टाइम डेरिवेटिव? Substantial time derivative is the derivative following the motion. For example, अगर वो बंदा जो है वो दरिया के अंदर जो है वो उसके अंदर जो है वो डाइव कर दे, जंप लगा दे और अपने आप को दरिया की जो उसकी लहरें हैं, जो दरिया की वेव्स हैं, उनके मुताबिक अपने आप को छोड़ दे, उसकी ऑब्जर्वर की अपनी कोई वेलोसिटी ना हो बल्कि जो सिस्टम की वेलोसिटी है वही वेलोसिटी हो जाए, और तब वो फिश की कंसंट्रेशन को साथ साथ मेजर करता रहे, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंशियल टाइम डेरिवेटिव। दैट इज आल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव फॉलोइंग द मोशन। और इसको मैथमेटिकली हम किस तरह लिखते हैं? मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं कि डी सी और डी टी, ये कैपिटल डी और और कैपिटल डी टी, ये जो है दिस इज द एब्रिविएशन और दिस इज द सिंबल फॉर द सब्सटेंशियल टाइम डेरिवेटिव। dc over dt is equal to partial c over partial t change in the and remember that c is representing the concentration of the fishes. So dc over dt is equal to partial c over partial t plus vx into partial c over partial x plus vy into partial c over partial y plus vz into partial c over partial z. So this is the substantial time derivative. कि substantial time derivative का क्या मतलब है कि फ्लूइड के अंदर किसी भी पैरामीटर का चेंज देखना है टाइम के रिस्पेक्ट से, लेकिन ऑब्जर्वर की अपनी वेलोसिटी नहीं होगी, सिस्टम की वेलोसिटी की होगी। जस्ट लाइक एक बंदा अपने आप को दरिया में जंप कर ले और वो फिश की कंसंट्रेशन को मेजर करता जाए, लेकिन by following the motion of the system, by following the motion of the velocity of the waves, उसकी अपनी अगर अपनी वेलोसिटी हो जाएगी तब वो टोटल टाइम डेरिवेटिव कहलाएगा, और अगर सिस्टम की वेलोसिटी होगी देन इट्स कॉल्ड सब्सटेंशियल टाइम डेरिवेटिव। एंड और किसी भी पैरामीटर का अगर आपने सब्सटेंशियल टाइम डेरिवेटिव ओपन करना है तो वो आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल डी सी और डी टी इज इक्वल टू
पहले उसका टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव प्लस फिर Vx, x की वेलोसिटी और चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्शन, देन y डायरेक्शन की वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन द कंसंट्रेशन विद y डायरेक्शन, then z direction vz velocity and change in the concentration with respect to the z direction. ओके अब आपका नेक्स्ट जो टास्क है वो ये है कि हमने जो वो इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है वो डिराइव किया था, यू हैव टू एक्सप्रेस दैट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द सब्सटेंशियल टाइम डेरिवेटिव. डी रो आवर डी टी इज इक्वल टू माइनस रो डाइवर्जेंस ऑफ v. This is equation of continuity, and rho dv over dt is equal to minus divergence of p minus divergence of tau plus rho g. This is the equation of motion. So this is the equation of motion in terms of substantial time derivative. This is the equation of continuity in terms of substantial time derivative. ये दोनों इक्वेशंस आपने डिराइव करनी है. किस तरह डिराइव करनी है? वो जो हमने लास्ट टाइम जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने डिराइव की थी, फॉर एग्जांपल अगर मैं उसी स्लाइड पे जाऊं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन. ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपने डिराइव की थी जी कि पार्शियल रो आवर पार्शियल टी, पार्शियल रो वी आवर पार्शियल टी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ फाई प्लस रो जी, और फाई को जब ओपन किया था तो वी विल गेट दिस partial our partial rho v is equal to minus divergence of rho vv minus divergence of p minus divergence of tau plus rho g. तो आपने क्या करना है कि आपने जो है इस इक्वेशन से, ये वाली जो इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन की फाइनल फॉर्म, इसका पार्शियल डेरिवेटिव आपने ओपन करना है. यानी ये पार्शियल रो और पार्शियल टी इंटू रो वी है ना, तो आपने वो क्या करना है, इसको के v मल्टीप्लाई पार्शियल रो और पार्शियल टी प्लस रो मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल v और पार्शियल टी. दो मल्टीप्लाई हो रहे हो, दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनका डेरिवेटिव किस तरह ओपन करते हैं उसको ओपन करना है. उसके बाद जस्ट 1 और 2 मैथमेटिकल स्टेप्स होंगे, और ये मैथमेटिकल स्टेप्स जो हैं उनकी गाइडलाइन आपकी बुक में लिखी हुई है. उस गाइडलाइन को स्टडी करके जो मैंने आपको कहा है उसको फॉलो करके, तो ये वाली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को चेंज करना है आपने इस वाली फॉर्म में. रो डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी माइनस डाइवर्जेंस ऑफ टॉ प्लस रो जी. इज इट क्लियर? जी सर. जी अली रजा, आपको क्लियर है बेटा? यस सर. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों को, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जस्ट वन स्टेप होगा, और इक्वेशन ऑफ जो मोशन है उसके में भी 2 और 3 मैथमेटिकल स्टेप्स होंगे, नो मोर देन 2 and 3. ठीक है. सो अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को जुबानी याद रखना है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं जी कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन है जो इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंशियल डेरिवेटिव, दैट इज रो इनटू डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी प्रेशर डाइवर्जेंस ऑफ प्रेशर माइनस डाइवर्जेंस ऑफ टॉ प्लस रो जी. अब इसका जब इसको ओपन करना है तो आपने जो है डिफाइन करना है कि x कंपोनेंट ओपन करना है, y कंपोनेंट ओपन करना है कि z कंपोनेंट ओपन करना है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं जी कि इस इक्वेशन का x कंपोनेंट ओपन करें, तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो v है डी वी और डी टी है, कैपिटल डी वी और कैपिटल टी, यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल डी वी एक्स और कैपिटल डी टी, क्योंकि x कंपोनेंट ओपन करना. ठीक है. और ये जो है माइनस डाइवर्जेंस ऑफ p, इसकी जगह अब डाइवर्जेंस ऑफ p इसकी जगह क्या आ जाएगा, पार्शियल p और पार्शियल x. अब आपको डाइवर्जेंस ओपन करनी आनी चाहिए. डाइवर्जेंस ओपन किस तरह करते हैं कि x कंपोनेंट चेंज इन x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस प्लस चेंज इन y कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस प्लस चेंज इन z कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस. देखिए जब हम बात ही x एक्सिस x कंपोनेंट की करेंगे तो ये डाइवर्जेंस ऑफ p जो है ये बन जाएगा पार्शियल p और पार्शियल x. इसी तरह अगर मैं ओपन करूं डाइवर्जेंस ऑफ टॉ, x कंपोनेंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ टॉ, तो कोई बता सकता है किस तरह ओपन करेंगे इसको?
सर इसका हमारे पास टी एच एस लेंगे और टी मतलब ये 3 कंपोनेंट आ जाएंगे ना, एक्स टी एच कंपोनेंट एस के टी 3 कंपोनेंट आएंगे। वो एक्स कंपोनेंट, एक्स मोमेंटम के 3 कंपोनेंट जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? सर टी एच एस होगा, टी एच और टी एच। वेरी गुड। टी एक्स एक्स, टी वाई एक्स एंड टी जेड एक्स, ये 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। तो एक्स कंपोनेंट जो है इसका पार्शियल टी पार्शियल टॉ एक्स एक्स और पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल टॉ वाई एक्स और पार्शियल वाई प्लस पार्शियल टॉ जेड एक्स और पार्शियल जेड। ये ओपन करेंगे हम डाइवर्जेंस ऑफ टॉ इस तरह। उसके पास रो जी का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? रो जी एक्स। फिर ये रो जी एक्स को हम सिस्टम के लिहाज से देखेंगे कि रो जी 0 होना है या रो जी एक्स जो है वो रो जी बन जाना है या साइन थीटा है कोस थीटा का कोई फैक्टर साथ आना। अगर मैं कहूं कि ये सब्सटेंशियल डेरिवेटिव ओपन करें वी एक्स का सब्सटेंशियल डेरिवेटिव ओपन करें बेटा, तो आप ये जो फाइनल इक्वेशन है ये वाली, इसमें सी की जगह वी एक्स लगा देंगे। अगर मैं कहूं कि सब्सटेंशियल डेरिवेटिव ऑफ डी वी एक्स ओवर डी टी दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल वी एक्स ओवर पार्शियल टी प्लस, अब क्या करना है, वी एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय एक्स वेलोसिटी, यानी वी एक्स पार्शियल वी एक्स ओवर पार्शियल एक्स प्लस वी वाई इंटू पार्शियल वी एक्स ओवर पार्शियल वाई प्लस वी जेड इंटू पार्शियल वी एक्स ओवर पार्शियल जेड। जहां जहां पर सी है वहां वहां पर वी एक्स आ जाएगा सिंपली, ठीक है। लेकिन आपको किसी भी वेरिएबल का सब्सटेंशियल डेरिवेटिव ओपन करना आना चाहिए। अगर मैं कहूं कि विस्कोसिटी का सब्सटेंशियल डेरिवेटिव ओपन करें तो आप डी म्यू ओवर डी टी ओपन करें, तो आपको डी म्यू ओवर डी टी की जो सब्सटेंशियल डेरिवेटिव की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है जो इस इक्वेशन में आपको नजर आ रही है, इसको आपको ओपन करना आना चाहिए, ठीक है। कि पहले टाइम के साथ चेंज, फिर एक्स वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी एंड चेंज इन रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज इन वाई डायरेक्शन प्लस जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी एंड मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वेरिएबल रिस्पेक्ट टू जेड डायरेक्शन, ठीक है। ये इसको जो है वो आपको आना चाहिए, दैट इज अ सब्सटेंशियल टाइम रेट। और याद रखें ये वी एक्स वी वाई वी जेड जो है ये सिस्टम की वेलोसिटी है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि ये सब्सटेंशियल टाइम डेरिवेटिव की डेफिनेशन है कि इसमें वो चेंज देख रहा होता है ऑब्जर्वर बाय फॉलोइंग द वेलोसिटी ऑफ इट्स नॉट ऑन वेलोसिटी बट द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। ये आपने बेटा आपकी असाइनमेंट नंबर 4 में ये शामिल है कि आपने जो है इसको नोट कर लें, कॉपी पेंसिल अपने पास रख के बैठे कि आपने जो है वो इसको जो है इसको डिराइव करना है अपने अपने कॉपियों के ऊपर, नोट्स के ऊपर। अब ये जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि आपकी बुक में जो है ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो गिवन है। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन ऑफ मोशन अब आपको याद होनी चाहिए जी कि रो डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी माइनस डाइवर्जेंस ऑफ टॉ और रो जी एक्स। ये इक्वेशन याद हो तो अगर आप इसका x कंपोनेंट ओपन करें तो x कंपोनेंट ये बन जाएगा, अगर y कंपोनेंट ओपन करें तो ये बनेगा, z कंपोनेंट ओपन करें तो ये बनेगा। अब जरा इसको बेटा गौर से देखें, अगर मैं इस इक्वेशन का x कंपोनेंट ओपन करूं तो देखें ये रो तो बाहर कॉमन आ जाएगा, तो सब्सटेंशियल डेरिवेटिव ऑफ vx बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि जहां जहां पर c था वहां वहां पर vx है, पार्शियल vx और पार्शियल टाइम प्लस vx into partial vx over partial x plus vy into partial vx over partial y plus vz into partial vx over partial z is equal to minus partial p over partial x minus, उसके बाद ये डाइवर्जेंस ओपन करनी है टॉ की x कंपोनेंट के लिए। तो आप देख रहे हैं कि ये टॉ x कंपोनेंट का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x डायरेक्शन, देन y कंपोनेंट का चेंज रिस्पेक्ट टू y डायरेक्शन, पार्शियल टॉ yx और पार्शियल y प्लस पार्शियल टॉ zx और पार्शियल z प्लस रो जी x, सो दैट वी हैव ओपन द x कंपोनेंट। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि इसका y कंपोनेंट ओपन करें तो y कंपोनेंट कौन पड़ेगा बेटा, y कंपोनेंट कौन बोलेगा, एनी वन ऑफ यू?
जी बेटा वाई कंपोनेंट किस तरह करेंगे? जी अम्मार नजीर, आतिफ जी सर। महमूद, जी अम्मार आप वाई कंपोनेंट बेटा पढ़ें इसका। इक्वेशन ऑफ सर। मोशन इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंशियल डेरिवेटिव वाई कंपोनेंट। जी रो इसमें कॉमन आएगा इनटू पार्शियल डेरिवेटिव v बाय डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव d प्लस vx पार्शियल डेरिवेटिव v बाय डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव x प्लस v y partial derivative vx vy divided by partial derivative y plus vz partial derivative vy divided by partial derivative z is equal to manfi partial derivative pressure divided by partial derivative y manfi into partial derivative txy divided by partial derivative x plus partial derivative ty divided by partial derivative y plus partial derivative tzy divided by partial derivative z plus rho gy। ठीक हो गया, वेरी गुड बेटा। जेड कंपोनेंट जो है बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन का, जेड कंपोनेंट कौन पड़ेगा? फहीम कौन है जी? जवाद कासिम, लियाकत, ओके एंड सिमिलरली दिस इज द जेड कंपोनेंट। अच्छा सेकंड जो चीज है वो ये है बेटा कि ये हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की है दिस इज इन टर्म्स ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट है। Similarly, we can write the equation of motion in terms of the cylindrical coordinates. We don't have the derivation. हमने इसकी derivation नहीं की, लेकिन हमें इसको यूज करना जो है इसको आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ये आपको जुबानी आनी चाहिए। बेसिकली अगर आप इसी एक इक्वेशन को याद रखेंगे तो आपके पास जो है वो बाकी इक्वेशंस आपको खुद ही आ जाएंगे, लेकिन जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की इक्वेशन है वो भी आपको आनी चाहिए। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं तीन, आर, थीटा एंड जी। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन आर कंपोनेंट की बात करें तो आर कंपोनेंट होगा जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि रो इंटू पार्शियल वी आर आवर पार्शियल टी प्लस वी आर इंटू पार्शियल वी आर आवर पार्शियल आर प्लस वी थीटा डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय पार्शियल वी आर आवर पार्शियल थीटा प्लस वी जेड into partial v r our partial z minus v theta square our r is equal to minus partial v our partial r minus 1 over r partial our partial r of r tau r r plus 1 over r partial our partial theta tau theta r plus partial our partial z tau z r minus partial minus tau theta theta our r plus rho g r। इनको आपने ज़बानी याद तो नहीं करना, लेकिन इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए आपको होनी चाहिए। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की जो है वो अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। जी उमर अमीन, उमर अमीन साहब। यस सर। जी बेटा आपको ये जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन हमने लिखी है इसका आपको समझ लग रहा है कि ये क्या चीज है? नो सर अभी नहीं पता लग रहा। जी बेटा अगर हम इसको देखें तो मैं इसको दोबारा पढ़ता हूं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन को अगर हम देखें तो पहली बात तो ये है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर, थीटा एंड जी। जब हमने जो है वो सर्कुलर ट्यूब के लिए फ्लो को किया था और एनुलस के लिए फ्लो को किया था तब हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को देखा था।
अब ये जो है ये क्या चीज है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। हमने इसकी डेरिवेशन नहीं की, ठीक है, डेरिवेशन हमने की है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने डेरिवेशन की है, लेकिन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए हम डेरिवेशन नहीं की, हम डायरेक्ट इसको यूज कर रहे हैं। अब अगर मैं कहूं कि हम ये पहली इक्वेशन को देखें कि जिसमें है जी, पहली इक्वेशन जो है दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर की इक्वेशन है, आर डायरेक्शन की, जो रेडियस की डायरेक्शन होती है। ये है जी रो इंटू पार्शियल वी आर आवर पार्शियल टी। अब उमर आप ये बताएं कि ये पार्शियल वी आर आवर पार्शियल टी से क्या मुराद है? सर ये पार्शियल वेलोसिटी ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू आर डायरेक्शन सर। नहीं आर, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वी आर, वी पहले आपने ये देखना है कि वी आर का क्या मतलब है। वी आर का मतलब है कि आर डायरेक्शन में वेलोसिटी ये चेंज हो रही है टाइम के साथ। तो पार्शियल वी आर आवर पार्शियल टी चेंज इन द आर वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा उमर आप ये बताएं कि कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि ये वाली टर्म जीरो हो जाए? हम कोई ऐसी एजम्पशन लगा सकते हैं कि ये वाली टर्म जीरो हो जाए? सर कौन सी टर्म? पार्शियल वी आर और पार्शियल टी की। सर हम स्टडी स्टेट ले रहे हैं अगर। यस सिंपल, वेरी गुड। अगर हम स्टडी स्टेट की एजम्पशन लगाएं देयर वुड बी नाउ पार्शियल वी आर और पार्शियल टी। अच्छा उससे नेक्स्ट टर्म देखें तो नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या है जी? इफाक आप बताएं। सर वी आर पार्शियल वी आर ओवर पार्शियल आर। इसका फिजिकल मीनिंग बताएं कि ये क्या शो कर रही है, क्या इसका सर मतलब है? हमारे पास जो है ना वी आर जो वेलोसिटी है वो हार्ड डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। आर डायरेक्शन में चेंज, वेरी गुड, कि चेंज इन द वी आर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द आर डायरेक्शन। एंड मल्टीप्लाइड बाय वी आर। उसके बाद अगली टर्म अफाक बताएं क्या है? सर हमारे पास जो वी आर वेलोसिटी है वो थीटा डायरेक्शन में चेंज हो रही है। यानी पहले टर्म पढ़ेंगे वी थीटा डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल वी आर ओवर पार्शियल थीटा। चेंज इन द वी आर वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू द थीटा डायरेक्शन। अच्छा क्या ये सेकंड टर्म और थर्ड टर्म जो है वो जीरो हो सकती हैं अगर सिंगल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो, पाइप फ्लो के केस में? जी अफाक। सर ये थीटा वाली जो है वो सर जीरो हो सकती है सर, हार वाली नहीं होगी अगर हमारे पास पाइप में हो फ्लो जी डायरेक्शन में। हाँ थीटा का मतलब है वी थीटा मीन के टेंजेंशियल। वी थीटा क्या चीज है बेटा, अंडरस्टैंड करें इसको, लिखें नोट करें। वी थीटा मीन टेंजेंशियल वेलोसिटी, थीटा डायरेक्शन में वेलोसिटी। वी आर क्या चीज है? रेडियल वेलोसिटी, रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी। ठीक है, तो इन चीजों का अब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है, आपको इसको जो है वो यूज करना आना चाहिए। अब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये आपको कहां पे मिलेंगी? ये आपकी बुक में जो है वो अवेलेबल हैं। कहां पर अवेलेबल है? ये अपेंडिक्स बी है जो मैं आपको दिखाता हूं। जी बेटा अपेंडिक्स बी किसको शो हो रही है? अपेंडिक्स बी शो हो रही है सबको? जी मरियम आप? सर यस सर। गुड हो गया जी। इस अपेंडिक्स बी का टाइटल क्या है? The fluxes and the equation of change. गुड, ये द फ्लक्सेस एंड द इक्वेशंस ऑफ चेंज। तो ये अपेंडिक्स बी जो है बेसिकली
इसके अंदर जितनी भी इक्वेशन ऑफ चेंजेस है ये सारी की सारी पड़ी हुई है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की इक्वेशन होगी, देन फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन की इक्वेशंस होंगी, हिग्स लॉ की। लेकिन जो काम की जो है जो हमसे रिलेटेड है दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जो पहली इक्वेशन अगर आप देखें तो पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी प्लस पार्शियल रो और पार्शियल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ रो वी इज इक्वल टू 0 स्टडी स्टेट के लिए। अच्छा बेटा, अगर आप इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ओपन करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए तो आप देख रहे हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास आ जाएगा पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी प्लस, अब ये जो डाइवर्जेंस ऑफ रो वी है इसका उसको ओपन करना है। और आपको पता है कि इसको ओपन करने का मतलब होता है डाइवर्जेंस को कि एक्स कंपोनेंट का चेंज एक्स के लिहाज से, वाई कंपोनेंट का चेंज वाई के लिहाज से, जेड कंपोनेंट का चेंज जेड के लिहाज से। सो ये बन जाएगा पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी प्लस पार्शियल रो वी एक्स ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल रो वी वाई ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल रो वी जेड ओवर पार्शियल जेड इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सिमिलरली ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो ये आपको अपेंडिक्स बी से आपको मिल जाएंगी, आपने इनको जो है वो थोड़ा सा इनको देखना है, रियलाइज करना है। उसके बाद आ जाएगा जी इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारा मेन जो कंसर्न है। अब देखिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा हुआ है जी, ये अपेंडिक्स B5 है, इसको नोट करें कि B5 को आपने जो है वो याद करना है। अपेंडिक्स B5 इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ टॉ। तो टॉ में उसने पहले लिखी हुई है जनरल इक्वेशन के रो इनटू सब्सटेंशियल डेरिवेटिव ऑफ dV ओवर dt इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ P माइनस डाइवर्जेंस ऑफ टॉ प्लस रो जी। अब इसको ओपन करेंगे तो एक्स कंपोनेंट ओपन करेंगे तो आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए ये इक्वेशन बन जाएगी। इसी इक्वेशन को y के लिए ओपन करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगी, z के लिए ओपन करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर आपको सब्सटेंशियल टाइम डेरिवेटिव ओपन करना आता है, अगर आपको जो है वो डाइवर्जेंस ओपन करनी आती है, तो आप इस एक इक्वेशन से बाकी सारी इक्वेशन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है नेक्स्ट बेटा ये है कि इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। इसकी डेरिवेशन हमने नहीं की लेकिन हम इसको एज सच यूज करेंगे इस अपेंडिक्स से, लेकिन आपको इसकी सारी टर्म्स का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वी आर क्या होता है, वी थीटा क्या होता है, वी जेड क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को जो है वो आपने इनको याद करना है, इनको देखना है। सर ये B5 को मतलब याद करना है, कार्टेशियन वाले और ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वाले। जी बेटा दोबारा पूछिएगा। सर मैं कह रहा हूँ कि जो अपेंडिक्स B5 आपने कहा है इसमें जो सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन वाले हैं इनको करना है याद। हाँ जी, इनको भी और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ठीक को है ना सिर्फ याद करना है, लेकिन मैंने ये नहीं देना पेपर में कि ये इक्वेशन मुझे लिख के दिखाएं। जी सर, ठीक वो है, लेकिन मतलब हाँ न्यूमेरिकल यहाँ में यूज इनको हो जाएगा। अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई तब ही करेंगे जब आपको ये याद होंगी। ठीक है, तो इनको जरा आपने याद करना है, इनको देखना है। अच्छा, एक तो होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक होते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, तीसरी तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा होता है? दैट इज द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तीसरी तरह का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम नहीं जा रहे। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम नहीं जा रहे, हम सिर्फ जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में रहेंगे। ठीक है, और ये अपेंडिक्स बी से आपको जो है वो इसकी मिल जाएगी। ओके, अगेन कम टू द स्लाइड्स। तो
ये स्लाइड्स आ गई बेटा। तो ये जो दो स्क्रीनशॉट्स थे ये मैंने आपको बुक से मैंने आपको दिखाए हैं। सिमिलरली नेक्स्ट जो है ये देखें, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ न्यूटोनियन फ्लूइड विद कांस्टेंट डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। पहले थी कि इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। अब टॉर्क में अगर न्यूटन टॉर्क की जगह अगर न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पुट कर दें तो आपको पता है कि टॉर्क जो होता है वो किस में चला जाता है, वो चला जाता है जी के वो वेलोसिटी ग्रेडियंट में चला जाता है। इसलिए यहां पर अगर आप इक्वेशन में देखें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की पहली इक्वेशन देखें तो लेफ्ट हैंड साइड तो वही है। फॉर एग्जांपल अगर x कंपोनेंट ओपन करें तो हमें पास आएगा जी रो इंटू पार्शियल वी एक्स आवर पार्शियल टी प्लस वी एक्स इंटू पार्शियल वी एक्स आवर पार्शियल एक्स प्लस वी वाई इंटू पार्शियल वी एक्स आवर पार्शियल वाई प्लस वी जेड इंटू पार्शियल वी एक्स आवर पार्शियल जेड इज इक्वल टू माइनस पार्शियल पी आवर पार्शियल एक्स प्लस म्यू म्यू कॉमन एंड पार्शियल स्क्वायर वी एक्स आवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर वी एक्स आवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर वी एक्स आवर पार्शियल जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस रो जी एक्स। सिमिलरली अगर इसका y कंपोनेंट अगर हम स्टडी करें, y कंपोनेंट अगर हम पढ़ें तो y कंपोनेंट जो है वो कौन पढ़ेगा? अब्दुल रहमान कौन है जी? अब्दुल रहमान, अहमद हसन, जी अहमद बेटा आप इसका y कंपोनेंट पढ़ें जरा स्क्रीन स्लाइड से देख के। जी सेक्शन बी का सी आर की तरह। सर वो उनकी ना सर लाइट नहीं आ रही आज तो सर इसलिए वो नहीं है आज सर। चलें अफाक आप पढ़ें इसका y कंपोनेंट। जी सर। सर ये रो ब्रैकेट पार्शियल वी वाई और पार्शियल टी प्लस सर है पार्शियल वी वाई और पार्शियल एस प्लस वी वाई पार्शियल वी वाई और पार्शियल वाई प्लस वी जेड पार्शियल वी वाई और पार्शियल जेड इज इक्वल टू माइनस रो ओवर पार्शियल वाई प्लस म्यू ब्रैकेट पार्शियल स्क्वायर वी एस पार्शियल स्क्वायर वी वाई और पार्शियल वाई स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर वी वाई और पार्शियल जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस रो जी कंपोनेंट ए वाई। अच्छा ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन में और जो पिछली स्लाइड पे इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी है उसमें और इसमें क्या फर्क है? सर इसमें हमारे पास जो है ना सर ये है डिवर्जेंस का स्क्वायर आ गया सर वी में सर ये फर्क है। हाँ वो है पिछली स्लाइड पे थी इन टर्म्स ऑफ टॉ, उसमें टॉ आ रहा था और यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट आ रहा है। वो इन टर्म्स ऑफ टॉ थी और ये न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। एंड सिमिलरली ये जो नेक्स्ट जो है ये जो है दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ न्यूटोनियन फ्लूइड इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अच्छा अब अगर हम पिछली स्लाइड को और इस स्लाइड को अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो दो चीजें वाज़ेह हुई हैं। वो ये वाज़ेह हुई है पहली चीज कि हमारे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए भी है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए भी है। ठीक हो गया, यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के लिए भी है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए भी है। फिर हमारे पास है या तो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट इक्वेशन है या इन टर्म्स ऑफ टॉ हमारे पास इक्वेशन है। तो सबसे पहले अब इन इक्वेशन को जुबानी याद करने की जरूरत नहीं, बेसिकली आपको बात चाहिए कि आप ये जो इक्वेशन है कि रो डी वी और डी टी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी प्लस म्यू डाइवर्जेंस स्क्वायर वी प्लस रो जी, इस इक्वेशन को याद करें। इस इक्वेशन को याद करके अगर आपको आना चाहिए कि अगर मैंने एक्स कंपोनेंट ओपन करना है तो ये किस तरह ओपन होगी, इसका वाई कंपोनेंट ओपन करना है तो किस तरह ओपन होगा, सिमिलरली जेड ओपन करना है तो किस तरह ओपन होगा। सिमिलरली ये जो पिछली हमने स्लाइड पे इक्वेशन देखी है इसमें ये इतनी लंबी लंबी इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये एक इक्वेशन याद करने की जरूरत है कि रो डी वी और डी टी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी माइनस डाइवर्जेंस ऑफ टॉ प्लस रो जी।
आपको ये याद करने की जरूरत है। सर लेकिन सेंटीमीटर के तो सर हमें पूरी याद करना पड़ेगी ना। जी बेटा। सर मैंने कहा हाँ ये जी, तो चलें सिलेंड्रिकल सर। के लिए आपको जो है वो अगर याद होगी तो ठीक है, वरना उसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। जी सर ठीक है सर। तो ये है। अब इन इक्वेशंस को मैथमेटिकली सोल्व हम किस तरह कर सकते हैं? इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करते assumption लगाकर, तो जो है वो इसको सोल्व करना जो बहुत मुश्किल हो। अब बेसिकली हो क्या गया है, हम अब करेंगे फ्लो ऑफ फॉलिंग फिल्म। फ्लो ऑफ फॉलिंग फिल्म का केस करेंगे बाय यूजिंग द फॉलोइंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या मतलब कि हम बेसिकली हमारा टॉपिक कौन सा, हम टॉपिक अपना कर रहे हैं मोमेंटम बैलेंस का। तो मोमेंटम बैलेंस अप्लाई करने का जो होता है पर्पस क्या होता है? पहली बात तो ये देखें कि हम किसी सिस्टम के ऊपर मोमेंटम बैलेंस क्यों अप्लाई करते हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट फिनोमिना का जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? what we get when we apply the momentum transport. Sir, velocity distribution or momentum distribution. Very good, very good. We find the velocity distribution, we find the shear stress or momentum flux distribution, and then we get the parameters like average velocity, like maximum velocity, like the flow rates, ये सारे पैरामीटर। अब याद रखें, इस बात को गौर से सुनें। मोमेंटम ट्रांसपोर्ट को अप्लाई करने की दो अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच है शेल बैलेंस अप्रोच, जो कि हमने चैप्टर 2 में स्टडी की है, और एक है इक्वेशन ऑफ मोशन अप्रोच। इक्वेशन ऑफ मोशन अप्रोच का ये मतलब है कि हमें वो शेल जो है, उस शेल को जो है वो अप्लाई करने की, शेल कंसीडर करने की जरूरत नहीं है कि हम शेल कंसीडर करें, शेल के ऊपर हम मोमेंटम बैलेंस की इक्वेशन अप्लाई करें। देयर इज नॉट नीड। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली अपेंडिक्स से सूटेबल इक्वेशन ऑफ मोशन को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो है वो ये वाला सिस्टम हो हमारे पास फॉलिंग फिल्म का, कि जिसमें एक लिक्विड, एक प्लेट के ऊपर जो थी वो एक लिक्विड की फिल्म जो है फ्लो कर रही थी, और हमने जो है अपनी डायमेंशन को डिफाइन किया था कि ये z डायरेक्शन होगी और ये x डायरेक्शन होगी। तो अब ये देखिए कि हमने अब क्या करना है कि हम अगर डायरेक्ट यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर दें तो हमारे पास सेम रिजल्ट आ सकता है, बजाय इसके कि हम शेल बैलेंस फ्लो अप्लाई करें। लेकिन व्हाट इज द टास्क? द टास्क इज, लिखें बेटा अपनी कॉपियों के ऊपर, द टास्क इज हाउ टू सिलेक्ट अ सूटेबल इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन तो इतनी ज्यादा है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि मैंने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको सिलेक्ट करना है, उसको अप्लाई करना है। यानी कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वाली इक्वेशन लेनी है या आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन लेनी है। अब यहां मुझे बताएं कि फॉलिंग फिल्म के केस में आइदर वी आर गोइंग टू टेक द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इक्वेशन और द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन लेंगे? कार्टेशियन। वेरी गुड। हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे क्योंकि हमें पता है कि जो फ्लो की जो ज्योमेट्री है वो कार्टेशियन है। अच्छा, अब हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि जी हम रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखेंगे। अब हमने नेक्स्ट ये देखना है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी तीन है, एक्स कंपोनेंट की, वाई कंपोनेंट की और जेड कंपोनेंट की। हम इनमें से तीनों कंपोनेंट में से कौन से कंपोनेंट की इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे? जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लो हो रहा होगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो जिस डायरेक्शन में हमेशा फ्लो हो रहा होगा वो, अब यहाँ पर फ्लो जो होता है वो z डायरेक्शन में हमने सिलेक्ट किया हुआ। सो वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स फॉर द z डायरेक्शन। तो ये z डायरेक्शन की इक्वेशन बेटा लिखी हुई है आपके सामने कि रो इंटू पार्शियल वी जेड और पार्शियल टी प्लस वी एक्स इंटू पार्शियल वी जेड और पार्शियल एक्स प्लस वी वाई इंटू पार्शियल वी जेड और पार्शियल वाई प्लस वी जेड इंटू पार्शियल वी जेड और पार्शियल जेड इज इक्वल टू माइनस पार्शियल पी और पार्शियल जेड माइनस ये सारी चीजें प्लस रो जी जेड।
अब इस इक्वेशन को हमने सोल्व किस तरह करना है बेटा, हम इसके ऊपर अजम्पशंस को अप्लाई करेंगे, पोस्टुलेट्स को अप्लाई करेंगे, उसकी बेस के ऊपर हम टर्म्स को जीरो करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप अजम्पशन लिखेंगे कि देयर इज ओनली वन डायमेंशनल फ्लो, देयर इज नो फ्लो इन एक्स डायरेक्शन, देयर इज नो फ्लो इन वाई डायरेक्शन। सो वी एक्स वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, वी वाई वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी। और अगर मैं अजम्पशन अप्लाई करूं स्टेडी स्टेट का, तो ये पार्शियल वी जेड और पार्शियल टी वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी। उसके बाद ये टर्म बचती है हमारे पास वी जेड इंटू पार्शियल वी जेड और पार्शियल जेड। अब ये टर्म भी जीरो हो जाएगी बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ फुली डेवलप्ड फ्लो। हमने अजम्पशन लिया हुआ है कि वी जेड जो है सिर्फ आर के लिहाज से, एक्स के लिहाज से चेंज हो रही है, वी जेड जो है वो जेड के लिहाज से चेंज नहीं हो रही, तो लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो सारी की सारी जीरो हो जाएगी। उसके बाद राइट हैंड साइड पे देखें, पहली टर्म है पार्शियल पी और पार्शियल जेड। क्या पार्शियल पी और पार्शियल जेड, पहले ये बताएं कि पार्शियल पी और पार्शियल जेड से क्या मुराद है? सर प्रेशर जो है वो जी डायरेक्शन में चेंज हो रहा नहीं हो रहा, चेंज इन द प्रेशर रिस्पेक्ट टू जेड डायरेक्शन। तो अगर तो आपने जेड डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कंसीडर किया हुआ है तो उसको कंसीडर कर लें, अदरवाइज ये पार्शियल पी और पार्शियल जेड है, ये भी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पार्शियल टॉ एक्स, उसके बाद ये जो टर्म है, तीन टर्म्स, इनमें से भी ये पार्शियल टॉ जेड पार्शियल जेड वाली टर्म ये भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमने चेंज इन द जेड डायरेक्शन कंसीडर नहीं किया हुआ। पार्शियल टॉ जी, पार्शियल टॉ वाई जी और पार्शियल वाई भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमने ये भी जो है वो कंसीडर वाई डायरेक्शन भी चेंज कंसीडर नहीं किया हुआ। ओनली हमारे पास ये टर्म बचेगी कि पार्शियल और पार्शियल एक्स टॉ एक्स जेड, और अल्टीमेटली हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी कि डी ओवर, अब ये पार्शियल टाइम डेरिवेटिव जो है टोटल टाइम डेरिवेटिव बन जाएगा कि डी टॉ एक्स जेड ओवर डी एक्स इज इक्वल टू रो जी कोसा बीटा। ये रो जी जेड आ जाएगा ना, तो जी जेड को जब दोबारा पुट करेंगे तो जी जेड इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर इट विल बी जी कोसा बीटा। तो ये सेम इक्वेशन है जो हमने ऑब्टेन की थी जब हमने मोमेंटम बैलेंस अप्लाई किया था बाय फॉलोइंग द शेल मोमेंटम बैलेंस अप्रोच। तो चाहे आप शेल मोमेंटम बैलेंस अप्रोच को अप्लाई करें, you will come to the same decision, and either you are going to use the equation of motion, you are going to come at the same decision. assumptions आपने लगाने हैं और assumptions की बेस के ऊपर आपने इन टर्म्स को जो है, जो टर्म जीरो होती जाएंगी उनको जीरो करते जाना। अब आप मुझे ये बताएं कि which approach is the most suitable approach? Shell balance approach is the most easy approach, or the equation of motion approach is the most easy approach? सर इक्वेशन ऑफ मोशन, सर इक्वेशन ऑफ मोशन। जी मदनी खिजर आप बताएं। इक्वेशन ऑफ मोशन सर। Why? मोहम्मद आसिफ आप बताएं। जी मदनी। सर इसमें तो इजीली इक्वेशन कैंसिल आउट हो गया क्योंकि डायरेक्शन सी की तरफ जा रही थी। जी गुड, इसमें हमें कोई शेल अज्यूम नहीं करना पड़ता जिसकी थिकनेस डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो लें, वो सारा बैलेंस अप्लाई करें और डेरिवेशन करें। नाउ जो सिस्टम होगा उसको डिफाइन करेंगे और डायरेक्ट हम अपेंडिक्स से सूटेबल इक्वेशन ऑफ मोशन को सिलेक्ट करेंगे। हम देखेंगे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वाली लेनी है या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाली लेनी है या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट वाली लेनी है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में रहेंगे। फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि मैंने सेकंड स्टेप के कंपोनेंट कौन सा देना है मोमेंटम का, एक्स कंपोनेंट लेना है, वाई कंपोनेंट लेना है, जेड। या अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होंगे यू आर गोइंग टू सी कि आइदर आई विल गोइंग टू सिलेक्ट द आर कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम बैलेंस, आर कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, और थीटा कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, और द जेड कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। उस इक्वेशन ऑफ मोशन को लेकर फिर तीसरी चीज इसमें आ जाएगी, आपने अजम्पशंस को अप्लाई करना है। तो अजम्पशंस की बेस के ऊपर वो टर्म्स आपके पास जीरो हो जाएंगी एंड यू विल कम टू द फाइनल कंक्लूजन। उसके बाद आगे वही प्रोसीजर होगा, आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने हैं, और आपने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करना है।
और उसके बाद आगे फिर मैक्सिमम इलाज, वो सारा फिर वो सेम हो जाएगा। जी बेटा, यहां तक कोई क्वेश्चन आपके पास है तो पूछिए। जी बेटा, क्लियर है सब? जी सर। तो इसको बेटा कंप्लीट करना है आपने। नेक्स्ट जो थर्सडे है बेटा, उसमें क्विज होगा आपका, सेशनल क्विज। नेक्स्ट थर्सडे को आपका सेशनल क्विज होगा, जिसमें हमने जो अभी तक जितना सारा पढ़ा है उसमें से आएगा 20 नंबर का सेशनल क्विज होगा, क्योंकि दोनों क्विज आपके इकट्ठे ही हो जाएंगे आप, क्योंकि पहले क्विज नहीं लिया तो 20 मार्क्स का आपका सेशनल क्विज होगा। तो उसमें इस स्लाइड तक, ये जो स्लाइड अभी आपके सामने ओपन है इस तक, और उसके बाद ये वाला जो केस है ये आपने खुद ही करना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो फ्लो थ्रू अ सर्कुलर ट्यूब का केस है, इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू वो आपने करना है। उसमें करना क्या है कि आपने देखना है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की इक्वेशन लेनी है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की इक्वेशन लेके तो उसको जो जो कंपोनेंट जीरो होते हैं जीरो करके, तो अल्टीमेटली आपके पास वही रिजल्ट आ जाएगा जो आपने शेल बैलेंस अप्रोच से अप्लाई किया। तो आपने इसको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 जितना ये पढ़ाया है इस सारे कंप्लीट करना है। और बुध तक जो है आपको असाइनमेंट्स के मैंने बहुत ज्यादा दिन दे दिए थे, तो वेडनेसडे तक मुझे आपने असाइनमेंट भी करनी है और थर्सडे को आपका क्विज होगा सेशनल। ठीक है उमर साहब, नोट हो गया? सर है ये वाले जो मेरा आता सर हो जाता है। जी बेटा। और इस सर थर्सडे जो को लेक्चर मेरा होता है, उस लेक्चर में आपका क्विज होगा, लेक्चर भी होगा, क्विज भी होगा। सर ये थर्सडे पास नहीं है सर, मंडे को ना कर ले सर। नहीं बेटा, इसमें नहीं हो सकता, ये थर्सडे को ही होना है, क्योंकि ये मैंने बहुत ज़्यादा आपको टाइम दिया हुआ है, असाइनमेंट में भी बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया था, इसलिए प्लीज़ आप इसको जो है वो थर्सडे वाले दिन इसको आप मुझे, क्योंकि उसमें 2 घंटे हमारे पास होते हैं, तो इसलिए आप इसको कंप्लीट करें। सर मंडे को कर ले काइंडली। मंडे को कर दे, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे हम। यस सर मंडे को कर ले, मंडे को वीकेंड आ जाता है, कर लेंगे रिवाइज। यस सर, ईद के दिन थे सर। जी उमर साहब, आप क्या कहते हैं? सर मंडे मंडे सही है। आ जाएगा सर, वीकेंड आ जाएगा तो उस पर कवर हो जाएगा। तो आप कौन सा कोई जॉब कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, घर में बैठ के कवर करें इसको? सर काइंडली कर लें सर। अच्छा, मैं इसको, चलें इसको मंडे को दे दें आप, नेक्स्ट मंडे को। इसमें ये होगा ना कि फिर नेक्स्ट लेक्चर भी वो सारा शामिल हो जाएगा आपका। थैंक यू सर। सर सर आप जो है वो सर नेक्स्ट लेक्चर में शामिल करें सर, फिर यहाँ तो ठीक है सर। वो सर फिर मंडे को, मेरा तो थर्सडे को लेक्चर दे होता दें, है। फिर थर्सडे को ही दे दें। फिर सर थर्सडे को मंडे तो बड़ी हैवी रख रहे हैं सर सर। मंडे तो जो है वो सर आप ये वाला लेक्चर सर शामिल ना करें जो सर थर्सडे को होना है सर, वो नहीं, इंशाल्लाह। एक ऑप्शन मिलेगा, चौपड़ियां और दो नहीं मिलनी, या तो वो लेक्चर भी शामिल हो जाएगा, या फिर थर्सडे को दे दें। सर वीकेंड पे सर तैयार हो जाएगा सर अच्छी तरह सर, इसलिए कह रहे हैं। सर मंडे ठीक है सर।